नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं अजीत। आगरा के एतमादपुर तहसील के गढ़ी संपत्ति गांव में कई हिंदू महिलाओं पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाया। गांव के लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले गांव में ईसाई लोग आए थे। इसके बाद दर्जनों महिलाएं फिरोजाबाद चर्च में गई थीं और वहां से वापस आने के बाद इन्होंने मंदिर छोड़ दिया और बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। ये लोग अपने घरों में जीसस और मरियम की पूजा कर रहे हैं। वहीं महिलाओं के मुताबिक उन्होंने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी की वजह से धर्म परिवर्तन किया है। तो वहीं गांव में पहुंची लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU की टीम गांव में पहुंच गई है और धर्म परिवर्तन के मामले की जांच शुरू कर दी है। चिंगारी लगावत है यीशु गुरु परम पिता यीशु गुरु परम पिता की चिंगारी लगाते और जे ऐसा उन पे कष्ट कर रहा हो, माए कष्ट दूर करो, हमारी भैंस परेशान है, जब भैंस सही करो तो वो काम सही है जाता पूरा है जाता। सुना आपने, यह है गढ़ी संपत्ति गांव के स्थानीय निवासी जिनके बारे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। महिला के मुताबिक धर्मांतरण की वजह से इनकी छोटी छोटी समस्याएं हल हो रही हैं। इतना ही नहीं, दूसरी महिलाओं के मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बेहतर नौकरी के लिए धर्मांतरण किया है। उनके मुताबिक उन्हें पैसे देने का वादा भी किया गया है। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे। लालच जिदो के 1 लाख जैसी सीखत जाएंगे जैसी तय तनख्वाह बढ़ती जाए। उधर गांव के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले गांव में ईसाई लोग आए थे। इसके बाद दर्जनों महिलाएं फिरोजाबाद चर्च में गई थीं और वहां से वापस आने के बाद इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया और बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। ये लोग अपने घरों में जीसस और मरियम की पूजा कर रही हैं। गांव वालों ने बताया है कि गांव के करीब 20-25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। ये सभी हमारे गांव में सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू धर्म के लोग हैं। इन लोगों को बहला फुसलाकर और बरगलाकर ज्यादातर अनपढ़ महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। 20 से 25 परिवार ईसाई धर्म में जाने लगे हैं। वैसे आगरा में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों के हिंदू धर्म अपनाने पर विवाद हुआ था। फिलहाल LIU की टीम ने आगरा में ताज़ा धर्मांतरण के मामले की जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आगरा में अभी कुछ दिन पहले हुए धर्म परिवर्तन के प्रकरण के बाद में इस तरह के बाद लगातार जो धर्म परिवर्तन के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें जिला प्रशासन और LIU किस तरह से सख्ती अपनाता है और इसमें किस तरह से कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। और खबरों में बढ़े आगे तो लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव और CM के OSD शंभू सिंह यादव के कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शंभू सिंह का कार्यकाल 1 मार्च 2014 से 28 फरवरी 2015 तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसका आदेश 19 दिसंबर को जारी हुआ है। यूपी सरकार का नियुक्ति विभाग इसका आदेश जारी कर चुका है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि 1 मार्च 2014 से फरवरी 2015 तक कार्यकाल बढ़ाने का आदेश 19 दिसंबर को क्यों दिया गया? पिछली डेट का काम अब क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है कि अगर अब तक शंभू सिंह का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो क्या वो बिना पद के ही दस्तावेजों पर साइन कर रहे थे और बिना किसी पद पर हुए ही शंभू सिंह के पास राज्य सरकार की अहम फाइल जा रही थी? सवाल यह भी है कि इस साल मार्च से अब तक जिस भी फाइल पर शंभू सिंह ने दस्तखत किए क्या उसे वैध माना जाए या नहीं? इसके अलावा सवाल इस पर भी है कि शंभू सिंह की नियुक्ति OSD के पद पर थी तो उन्हें पदेन सचिव का कार्य क्यों सौंपा जा रहा है? आपको बता दें, शंभू सिंह को अस्थायी रूप से पद सृजित कर OSD बनाया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हैं लखनऊ से। अवनीश, जिस तरीके से अस्थायी रूप से पद सृजित कर OSD उन्हें बनाया गया था और अब उनके कार्यकाल बढ़ाए जाने में भी जो तकनीकी खामी है वो दिख रही है, तो ये बस तकनीकी खामी भर है या इसके पीछे और भी कुछ वजह हैं? देखिए, लापरवाही है, साथ ही साथ जो सरकारी कामकाज का तरीका है उस पर भी सवाल उठता है। तमाम वो जो फाइलें जिनको 8 महीने 9 महीने के अंदर के कार्यकाल में शंभू सिंह ने हस्ताक्षर की होंगी या उनके आदेश से जो कार्यान्वित हुई होंगी, उनके भी ऊपर सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से लीगली वो स्टे करेंगी और किस तरीके से कल को अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करे तो सरकार इससे मुसीबत में आ सकती है, उसके फैसले मुसीबत में आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। तो किसके स्तर पर हुई और क्या ये संवैधानिक है? नियम प्रक्रिया जिसका पालन नहीं किया गया वो कितना वैधानिक है? सारी चीजों को इसमें इस मामले में देखना होगा।
जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से रिटायर्ड आईएएस श्री प्रकाश सिंह को विभिन्न विभागों के सचिव पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान की करीबी की वजह से एसपी कई पदों पर रिटायर होने के बाद भी तैनात हैं। कहा कि पेपर पर एसपी सिंह ओएसडी हैं, लेकिन कई अहम पद उन्हें दे दिए गए हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, इस मामले में नूतन ठाकुर ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहना है, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं? सरकार जो कभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन दोनों मामलों को लेकर के जो जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि शंभू सिंह का मामला हो, तब प्रकाश सिंह का मामला अभी से सामने आया है। रिटायरमेंट हुए काफी दिन हो गए, उसके बावजूद जो है उनको तैनाती दी, कई सारे महत्वपूर्ण विभाग उनकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी कामकाज किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि रिटायर हुए अधिकारी 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाल रहे हैं, और उनकी नियुक्ति को भी लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। नूतन ठाकुर ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की है। देखना है सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अवनीश। गाजियाबाद में यूपी सरकार के अफसरों ने जमकर संडे मनाया। आज शिप्रा मॉल में जीडीए, पुलिस और प्रशासन 175 अफसरों ने फिल्म पीके देखी, इन सब विभागों के। और हैरानी की बात यह है कि सभी ने पद की हनक दिखाकर ये फिल्म मुफ्त में देखी। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में, जहां पर यहां पर इस समय जो प्रशासन है उसका काफिला लगा हुआ है। टीएम, एसपी, ट्रैफिक, जीडीए, वीसी और तमाम जो एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हैं और फिल्म देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं पूरे प्रशासन की लगी हुई हैं और यहाँ पर वो मूवी देखने आए हैं। जबकि इस समय अगर की हालात की बात करें तो गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद में जाम लगा हुआ है भयंकर। जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे शहर में नगर कीर्तन निकल रहे हैं, और साथ ही जो अन्य जो समस्याएं हैं वो उसको लेकर लोग परेशान हैं। और अभी भी जब हम गाजियाबाद में आए थे तो उस समय यहाँ पर इतना जाम था कि यहाँ पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ पर एसपी ट्रैफिक फिल्म का मजा ले रहे हैं। डीएम जो है यहाँ के गाजियाबाद के, वो फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो प्रशासन है इस समय लगा हुआ है मनोरंजन के लिए। लेकिन जो गाजियाबाद की जनता है वो इतनी परेशान है कि उनका जाम से निकलना तिल तिल करके मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इस समय गाजियाबाद के अंदर रैलियां हैं, कुछ धार्मिक रैलियां हैं वो निकल रही हैं। उसके अलावा जो अन्य जो रैलियां हो रही हैं उसको चलते इतना भयंकर जाम लगा हुआ है कि लोग घंटों तक फंसे हुए हैं। लेकिन जो गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक हैं यहाँ पर अपना मनोरंजन करने में लगे हुए हैं। किसी को भी फिक्र नहीं है कि लोगों की आखिर उनकी समस्या को कैसे हल किया जाएगा। साथ ही जो डीएम है और गाजियाबाद के जो बीसी हैं वो यहाँ पर जो मूवी देख रहे हैं, साथ ही जो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हैं। लेकिन जो मौजूदा जो समस्या है उसको लेकर किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। जादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद। राज्य यूपी सरकार की एक और बड़ी परियोजना की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रैंड वेनिस डेस्टिनेशन का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम की। इस वक्त यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस डेस्टिनेशन विकसित करने जा रही है ग्रेटर नोएडा में। साथियों और ग्रेटर नोएडा में उपस्थित मिस्टर एस.एस. भसीन और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस ग्रैंड वेनिस का जो एक पर्यटक आकर्षण बनाया है, उनको मैं इसके लिए आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो एक आकर्षण का केंद्र उन्होंने बनाया है, काफी अच्छा तरीके से उसकी उन्होंने रूपरेखा बनाई है, डिजाइन बनाई है, और इसको बिल्कुल इस तरीके से बनाया है कैनाल्स के साथ गंडोला बोट्स डाल के, वहां की स्टैच्यूज डाल के, फाउंटेन्स बना के, वो पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है जैसे इटालियन पूरा वो एक कल्चर जो है वहां पर उन्हें सामने ले आए, आर्किटेक्चर को सामने ले आए, और वेनिस का जैसे कैनाल्स हैं और सब हैं, वो पूरी रूपरेखा वहां पे उन्होंने उसको बनाई है। मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्यटन के आकर्षण का केंद्र वहां पे बना है, और काफी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पोटेंशियल है, क्योंकि एनसीआर एरिया में ये लोकेट हुआ है। यहाँ बहुत टूरिस्ट दिल्ली भी आते हैं जो सीधे वहां जा सकते हैं। एनसीआर एरिया के टूरिस्ट, ताजमहल जाने वाले टूरिस्ट भी सब उधर ही से होकर ट्रेवल करते हैं, जाते हैं दिल्ली से आगरा, तो वो उनके लिए भी नजदीक है ये। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा एफर्ट है।
तो आज यूपी सरकार की एक बड़ी परियोजना की शुरुआत हुई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रैंड वेनिस डेस्टिनेशन का उद्घाटन किया है और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। और बहुत सारे लोग जो एनसीआर के हैं, नोएडा के हैं, उपस्थित हैं। आज इस उद्घाटन के समय पर उपस्थित सभी अतिथिगण और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के सभी पत्रकार साथियों, मैं इस मौके पर सबसे पहले एसएस भसीन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं, कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा और उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। बहुत सारे लोग बड़ा काम जब सोचते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन आपने अपना समय लगाया, धन लगाया और लोगों को एक मौका दिया है। जो दुनिया भर में जगह जगह लोग देखने जाते हैं, वो एक जगह पर दे दिया। लोग अमेरिका जाते हैं, मकाओ जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। उसी स्तर की चीज आपने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। मैं जानता हूं आवाज में थोड़ा फर्क आ रहा होगा, क्योंकि यहां से आवाज पहुंचने में और वहां तक जब तक आवाज पहुंचती होगी कम से कम 10 सेकंड लगते होंगे। लेकिन आज जब उद्घाटन हुआ है आपका, एनसीआर के लोग, यूपी के लोग और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में, जो ताजमहल को देखने आते हैं, दुनिया में कोई आएगा, मैं ये कह सकता हूं, बिना ताजमहल देख करके नहीं जाता है। अभी बांग्लादेश के बड़े प्रधानमंत्री आए थे। वो बेंच ऐसी है कि जिस पे न जाने कितने लोग, इंटरनेशनल डेलीगेशंस, राष्ट्रपति, अतिथि, सब लोग आए और बैठ करके तस्वीर खींची है। मैं समझता हूं ये ताजमहल के रास्ते में जगह है और यूपी की सबसे प्रॉस्परस जगह पर आपने बनाया है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि नोएडा को यूपी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं एनसीआर दिल्ली। लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि ताजमहल भारत में है लेकिन यूपी में नहीं है। मैं समझता हूं उसी स्तर की चीज आपने बनाई है। एक बड़ी जगह दी है आपने, गरीब के लिए दी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाने के लिए, उनको आपने खुशियां दी हैं, उनको जगह देखने दी है। गोंडोला बोट्स आपके पास हैं, कौन देख सकता था? हमने आपसे ही मांगी थी, तब जनेश्वर इस पार्क में चली थी गोंडोला बोट। वो एक लोगों का सपना है। बहुत सारे संपन्न लोग भी नहीं पहुंच सकते वेनिस तक, लेकिन आप अपने करीब में वेनिस में पहुंचा रहे हैं। जहां आपने सपना देखा, वहीं गरीब के सपने को थोड़ा बहुत दूर कर रहे हैं आप और उसको हकीकत में बदल रहे हैं। हमारे लिए, सरकार के लिए बड़ी बात इसलिए भी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठंड का प्रकोप यूपी के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। वहां पर ठंड से किस तरीके से लोग परेशान हैं। इलाहाबाद और कानपुर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। यहां घना कोहरा भी देखा जा रहा है। वहीं बिजनौर में ठंड से कई लोगों की मौत की खबर है। कौशाम्बी, कन्नौज और बांदा में भी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इनमें से बिजनौर में ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी एक परिवार के लिए काल बन गई। अंगीठी से निकली जहरीली गैस से दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे और पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे अस्पताल में मातम पसरा है, अफरा तफरी है और डॉक्टर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक ही लिहाफ में सर्दी काट रहे इस परिवार ने ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई थी, लेकिन वो अंगीठी इनके लिए काल बन गई। अंगीठी के धुएं ने गुर्बत की जिंदगी जी रहे इस परिवार के 4 बच्चों को हमेशा के लिए छीन लिया और जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
ठंड से परेशान थे। अच्छा, दरवाजा बंद करा, उसमें अंगीठी जलाई, अंगीठी जला के दरवाजा बंद कर लिया, उसकी घुटन हुई। कपड़ा उपड़ा था नहीं उनके पास कोई। होगा हल्का मालूम, 5 बच्चे थे, 4 का इंतकाल हो गया, 1 बाकी। पूरा मामला है बिजनौर के नगीना का। यहाँ के काजीसराय का रहने वाला अब्बास रिक्शा चलाकर अपना पूरा परिवार चलाता था। ठंड से निपटने का कोई जरिया नहीं होने की वजह से अब्बास ने रात को अंगीठी जला रखी थी, लेकिन अंगीठी की तपिश ने ठंड को तो दूर कर दिया, लेकिन उससे निकलने वाले धुएं ने 4 बच्चों को मौत की नींद सुला दी। अब जो बच गए हैं, अस्पताल में उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो महिला साथ में आई है उसकी हालत तो सुधार है पहले से, लेकिन अभी 2 जो हुई बच्चा और एक आदमी उनकी हालत में भी गंभीर बनी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन इस हादसे ने सबको दहला कर रख दिया है, क्योंकि गरीबी की वजह से 4 मासूम मौत के मुंह में समा चुके हैं। वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते वक्त एसपी नेता आजम खान को आतंकी बताया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का विवादित बयान, जिसमें उन्होंने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते वक्त यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान को आतंकी तक बता डाला। आतंकवादी तो मैं समझता हूं कि आजम खान खुद हैं। वो आतंकवादी से पैसे लेके जन्मदिन मनवाते हैं। हर जगह दंगों में उनका नाम आता है, चाहे मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर हो। अपराधियों को बचाने का काम आजम खान करते हैं, तो असली अपराधी तो इस पूरे उत्तर प्रदेश के आजम खान है। मुख्यमंत्री को बहुत पहले उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था।